नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और साथ ही पढ़ाई आप लोगों की जारी होगी। दोस्तों, आज इतिहास विषय का एक सेगमेंट है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। देखो दोस्तों, इससे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर के देख लो, उसमें 1-2 क्वेश्चन इससे फ्रेम हो जाता है। तो परेशान मत होइएगा, आज हम इस टॉपिक को बड़े ही सहज तरीके से ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की तरह से क्लियर करेंगे, ताकि जो सस्पेंस है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। आप लोग परेशान मत होइएगा, इसमें हमने घटना चक्र की पीवाईक्यू भी, जो पूर्वावलोकन घटना चक्र की आती है, उसका पीवाईक्यू भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और देखो, मैंने इसको जूम कर लिया है ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, कि इनका क्रम क्या है, कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इनका क्रम हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या था कि बंगाल में गवर्नर बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आए कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए जाने लगा। फिर वही भारत का गवर्नर जनरल हुआ और लास्ट में भारत के वायसराय बनाए गए। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है कि पहले बंगाल में गवर्नर बनाए जाते थे, फिर वो गवर्नर जनरल बनाए जाने लगे, फिर वही गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हुआ और बाद में उसे वायसराय का पद दिया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, ये सन देख लीजिए, 1757 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर बनाए गए, जिसमें से सबसे पहला अगर पूछा जाए कि बंगाल, देखिए शब्दों को आप लोग याद रखिएगा बहुत बेहतर ढंग से, कि बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर, तो आपको बताना है प्रथम रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल की बात नहीं, बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसका अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। अब आई बारी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो, जो बंगाल का गवर्नर था अंतिम, उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी को बना दिया गया वारेन हेस्टिंग को। ये देखो आप, ठीक है ना, इसी को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अंतिम कौन था? तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब देखो, अगर ये पूछ लिया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, थोड़ा सा समझ लो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो आप लोग समझते ही होंगे कि रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर क्या करते हैं, गैस में इस्तेमाल होता है, गैस सिलेंडर में जो खाना बनाते हैं हम लोग, गैस सिलेंडर में रेगुलेटर इस्तेमाल होता है। रेगुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, गैस को तेज़ और धीमा, स्लो करते हैं, तेज़ और स्लो करते हैं, मतलब उसको रेगुलेट, यानी कि क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं गैस को। गैस को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? रेगुलेटर करता है। बात समझ में आ गई ना? वैसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो वह क्या कर रही थी, सबसे पहले उसने प्लासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का जीता, फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि करी। कंपनी यहाँ पे मनमाने तरीके से काम कर रही थी। तो जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्ट, कुछ नियम बनाते हैं, जिसके तहत कंपनी क्या करेगी, कि कंपनी के ऊपर हम लोग नियंत्रण रख सकें। तो नियंत्रण रखने के लिए जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब ये, रेगुलेटर का क्या मतलब है? नियंत्रित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट बना वो 1773 था। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बात अच्छे से आप लोग समझ गए ना? अब देखो क्या था, अब आई बारी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया। अब क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, उसी को भारत का गवर्नर। तो अंतिम जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ में आई? बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। पहले बंगाल के गवर्नर बनाए गए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए, फिर उसी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब क्या था, अंतिम कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखो, ये भी पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे
किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है? तो आप लोगों को बताना है चार्टर एक्ट 1833। क्या बताएंगे? चार्टर एक्ट 1833। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो क्या था कि भारत का वायसराय ये 1862 से लेकर 1948 तक बनाए गए। तो प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय वही था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना सॉरी, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो मोटी मोटी बात आप लोग समझ लें कि बंगाल का अगर पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में ये जो हमने नोट में लिख रखा है इसमें बहुत सारा सस्पेंस होता है, तो इस सस्पेंस को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या है कि अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ये वायसराय है भारत का कैनिंग, इसको मत देखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का सॉरी पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। इतनी बात आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गई। चलिए अब ये तो चीज़ें आपको क्लियर हुई, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से भी देख लेते हैं कि कैसे ट्रिक इस पे काम करती है। चलिए देखिए, ये नीचे मैंने थोड़ा सा समझने के तौर पर ट्रिक लिख रखा है। वैसे मैं ट्रिक से थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ क्योंकि ट्रिक से चीज़ें थोड़े समय के लिए याद रहती हैं। चलिए देखो, इसको याद कर लेते हैं। अब देखो, इसी में सबसे पहले आया ये ट्रिक है, थोड़ा सा आप लोग इसको रिमाइंड कर लीजिए। कहबे का मौसी, ये ट्रिक है। तो का से हो गया रॉबर्ट क्लाइव, का से क्लाइव, ये बंगाल का पहला गवर्नर बना था, आपको याद होना चाहिए, हमने पहले ये बात बताई है। दूसरा हा से हो गया हेस्टिंग, इसे फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर बा से हो गया बेंटिंग, इसे भारत का गवर्नर जनरल, देखो बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद क्या है? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, का से हो गया कैनिंग, कैनिंग क्या कौन था? तो भारत का वायसराय बनाया गया था। प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। म से हो गया माउंटबेटन, इसे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। तो ये ट्रिक थी, आप लोग आसानी से इसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो आगे और बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखो हमने क्या कर रखा है कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इसमें सम्मिलित किया है, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, ये जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे, इन्होंने जो मुख्य कार्य किया है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करी है। पूरी रामायण महाभारत को हमने नहीं छापा है। इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप विकिपीडिया सर्च कर लीजिएगा या फिर आप बुक उठा लीजिएगा। इनके बारे में 50-50, 100-100 पन्ने पूरी कहावत लिखी है, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन चीज़ों को सम्मिलित किया है जिनसे हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद एक एक को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इससे क्या होगा ना कि चीज़ हम थोड़ा सा इनकरेज होंगे और वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर सेगमेंट, बेहतर टॉपिक के बना सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करने से क्या चीज़ें हैं कि आपको नोटिफाई हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। चलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे आप लोगों का, क्योंकि समय वैसे भी सबके पास कम रहता है। चलिए देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या था? तो ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का इस सन तो मैंने सिर्फ आपकी जानकारी बेस से लिखा है, बस आप सन को थोड़ा सा इग्नोर कर भी सकते हैं, कोई इसको ज़रूरी नहीं है कि सन आप लोग याद कर लें। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव के समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि दोस्तों दो हुई थी, एक हुई थी 12 और एक हुई थी 16 अगस्त।
तो कभी कभी जब डीप क्वेश्चन पूछता है तब पूछ लेता है कि 12 अगस्त को किसके बीच हुई थी, 16 अगस्त को किसके बीच हुई थी। तो आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। देखो ये संधि कब हुई थी, पहला जब प्लासी का युद्ध हुआ, दूसरा जब बक्सर का युद्ध हुआ, तीसरे में हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर क्या था, इसी के समय बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। देखो एक चीज़ जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे हमने चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें और नोट डाउन भी कर दिए हैं। ठीक है, सॉरी, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है आप लोगों को वहाँ पे हमने क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें और भी सम्मिलित कर दी हैं। देखते हैं जैसे क्या करा है हमने कि यहाँ पे बंगाल में द्वैत शासन, सॉरी पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। बंगाल में जो द्वैत शासन 1765-1772 तक चला, यह लगाया किसके द्वारा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। आपको याद करना है किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लगाया गया, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन समाप्त किसके द्वारा किया गया, तो वारेन हेस्टिंग। लगाया कब गया, 1765 में। समाप्त कब हुआ, 1772 में। लगाया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है ताकि आप दोनों चीज़ों को एक साथ रिमाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नीचे कार्नवालिस के बारे में। ठीक है, कार्नवालिस का क्या इसमें था, तो देखिए कार्नवालिस कार्नवालिस की समाधि सबसे पहले आप लोग याद रखिए, ये खूब यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बनता है। तो इसकी समाधि है वो कहाँ पे है, तो समाधि इसकी गाजीपुर में है। कहाँ पे है, यूपी के गाजीपुर में है। ठीक है, कार्नवालिस ने ढेर सारे कार्य करे, जैसे न्यायिक संगठन की स्थापना करी, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो कार्नवालिस को। अगर एक शब्दों में सीधे सीधे ये आ जाए कि लोक सेवा प्रवर्तन का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्नवालिस, उसी को बोल देते हैं सिविल सेवा का जनक या पुलिस सेवा का जनक। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने के समय में आई, लॉर्ड कार्नवालिस सन 1793। देखिए अब और नीचे देखते हैं कि दास प्रथा पर रोक, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दास प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो देखिए दास प्रथा पर रोक जो लगाई थी वो लगाई थी किसने, कार्नवालिस ने। दास प्रथा पर रोक लगाई किसने, कार्नवालिस ने। लेकिन दास प्रथा का जो अंत किया वो किसने किया, लॉर्ड विलियम एलनबरो ने। लॉर्ड विलियम एलनबरो ने। ठीक है, रोक लगाई कार्नवालिस ने, अंत किया एलनबरो ने। रोक लगाई 1789 में। ठीक है, इसके अलावा इसी जगह मैंने लिख रखा है कि सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल हत्या, ठीक है, इनको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। यहाँ से ये 3-4 चीज़ें हैं ना, इससे क्वेश्चन सस्पेंस पे रहता है, इस वजह से मैंने इनको एक साथ कर दिया है। जैसे दास प्रथा पर रोक लगाई कार्नवालिस ने, लेकिन समाप्त किया एलनबरो ने। ठीक है, इसके अलावा सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल हत्या का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और इस तरफ आते हैं। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के क्या मुख्यतः कार्य थे, लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या योगदान रहा लॉर्ड हेस्टिंग का, तो लॉर्ड हेस्टिंग को देखते हैं। ठीक है, देखो लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल युद्ध के लिए जाने जाते हैं। क्या था, नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसी समय शिमला, देहरादून और नैनीताल को भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, तो ये तो पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में खूब पूछा जाता है कि नेपाल युद्ध किसके समय हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, और इसमें शिमला, देहरादून, नैनीताल को भारत में सम्मिलित किया गया था। देखिए सस्पेंस न क्रिएट करिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में अलग अलग हैं दोनों। लॉर्ड हेस्टिंग अलग है और वारेन हेस्टिंग अलग है। ठीक है, इसी लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही संगोली की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1810 में। इसी ने पिंडारियों का अंत किया था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग का आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम करे यहाँ पे, तो देखते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग को सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि घेरे की नीति के लिए जाना जाता है। इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। लेकिन अगर ये पूछ ले आपसे कि किस एक्ट के तहत हुई, तो आपको याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। ठीक है, जिससे बंगाल
का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, उसी के तहत किस हुई थी, किसमें, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब हुई कलकत्ता में, 1774 में। किसके समय, वारेन हेस्टिंग के समय। बनारस की संधि हुई, ठीक है, 1773। पिट्स का इंडिया एक्ट आया 1784 में। ठीक है, देखो द्वैध संधि की समाप्ति करी 1772 में। किसने, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यह एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके समय पे महाभियोग चलाया गया था, इस पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग पे। तो इसलिए ये और ख़ास हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब दूसरी स्लाइड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा। हमने इन उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं वायसराय और गवर्नर जनरल को सम्मिलित करा है। आप वैसे लिस्ट देखेंगे ना तो इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, तो सबको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए, विलियम एलन बरो का योगदान क्या रहा, तो विलियम एलन बरो में सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत। मैंने बताया कि दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ था, दास प्रथा का अंत विलियम एलन बरो के समय 1843 में, 1843 में। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग का क्या योगदान था, तो आईपीसी की स्थापना हुई किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया या लागू किया गया किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसका अगर जनक पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है किसका जनक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जनक किसको कहा जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन के बारे में क्या था, तो लॉर्ड रिपन स्थायी सुशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थायी सुशासन का जनक। हंटर कमीशन का जब गठन हुआ तो उस समय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 में से नियमित जनगणना हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। इसके बाद नियमित जो जनगणना होने लगी वो 1881 में। ठीक है, नियमित जनगणना की जो आधारशिला रखी थी लॉर्ड रिपन ने रखी थी। उससे पहले लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना 1872 में हुई, फिर कोई जनगणना नहीं हुई। लेकिन नियमित ढंग से जो जनगणना का श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, अब देखो आगे इसके, लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली इन्होंने क्या योगदान दिया, लॉर्ड वेलेजली, तो ये सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेज कब ये अपनाई गई, 1798 में। स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा, तो पेशवा बाजीराव सेकंड था। ठीक है, पहला राज्य कौन सा था, तो हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैसूर 1799, अवध 1801। देखो स्वीकार किसने नहीं किया था, इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि वेलेजली की स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब चलते हैं, इन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। किसने करी थी, वेलेजली ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। लॉर्ड मिंटो के बारे में देख लेते हैं, तो लॉर्ड मिंटो के बारे में कुछ खास नहीं था। अमृतसर की संधि जो हुई थी वो लॉर्ड मिंटो के समय हुई थी, अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। तो अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी, लॉर्ड मिंटो के समय। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या काम करे, तो देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति बनाई, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। सबसे पहले जो इनके अंदर अंडर मतलब कि राज्य जो इन्होंने हड़पा वो था सतारा, संभलपुर और झांसी। तो सतारा को याद रखिएगा, सबसे पहला राज्य जो इन्होंने हड़पा था डलहौजी ने, वो कौन सा था, सतारा था। अवध के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कुशासन के आधार पर इसको सम्मिलित किया था 1856 पे। तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि अवध को किसके आधार पर सम्मिलित किया गया था, तो कुशासन के आधार पर किसने सम्मिलित किया, लॉर्ड डलहौजी ने। इसे रेलवे का जनक कहा जाता है और इसे तार सेवा का भी जनक कहा जाता है। और तोप खाने का निर्माण कराया था, पीडब्ल्यूडी की की स्थापना कराई थी और गंगा नहर का निर्माण कराया था। तो इसके बारे में भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग
लॉर्ड मेयो, देखो दोस्तों, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का क्या योगदान था? तो लॉर्ड मेयो ने पहली जनगणना 1872 में कराई थी। पहली जनगणना कराई थी 1872 में। अगर नियमित जनगणना की बात करें तो किसके समय में हुई थी? रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन। पहले हमने बताया 1881 से नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, लेकिन पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, इसने कृषि विभाग की स्थापना करी। इनकी, हाँ, इसके लिए खास ये चीज़ है कि ये याद रखिएगा, इनकी हत्या जो कर दी गई थी पोर्ट ब्लेयर जेल में कर दी गई थी। जो कैदी जिसने हत्या इनकी करी थी उसका नाम था शेर खान, ये अफगानी था, तो इसी ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में देखिए, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन इसके लिए जाने जाते हैं। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की है। ठीक है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। ये अलोकप्रिय वायसराय रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अब देखिए इरविन के बारे में क्या खास है? तो इरविन ने साइमन कमीशन, उस समय इरविन के समय में ही साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सैंडर्स की हत्या 1929 में की गई थी और गोलमेज सम्मेलन हुए थे इरविन के समय में। तो देखियो, गोलमेज सम्मेलन से एक बात याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1, 2 और 3। ठीक है, पहला जो हुआ था 1930 में, फिर 31 में और ये 32 में। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में की खास बात यह है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, बाकी सभी सम्मेलन में किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। अब देखो, ये सिर्फ दो अभी रह गए हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका क्या योगदान था? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था इन्हीं के समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। ठीक है, जेम्स फोर्ड का क्या था? तो जेम्स फोर्ड का क्या योगदान रहा? तो रोलेट एक्ट आया 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो जेम्स फोर्ड के समय में हुई थी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ठीक है, तो ये हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ये आप लोग एक बार इनको क्या करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन जब आप क्वेश्चन टिकल करने बैठेंगे तो क्वेश्चनों में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप लोग सीधे सीधे क्या करिएगा कि याद कर लीजिएगा और PYQ वगैरह हल कर लीजिएगा। दोस्तों, थोड़ी सी बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग क्या किया करिए कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, उससे क्या होता है ना, हम लोग इनकरेज होते हैं और वीडियो और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाए जाएँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी और सहज हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे हम ट्रिक से तो बड़ा दूरी बना के रखते हैं, बाकी आप लोगों के हिसाब से हमने ट्रिक जनरेट कर ली थी कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।